किसी भी पॉडकास्ट, इंटरव्यू या चर्चा में कही गई बातें और राय द साउथ टाइम्स यूट्यूब चैनल पर शामिल लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय होती है। ये जरूरी नहीं कि द साउथ टाइम्स या उसकी टीम के विचारों से मेल खाती हो। द साउथ टाइम्स किसी भी मेहमान या हिस्सेदार द्वारा कही गई बातों, दावों या राय की जिम्मेदारी नहीं लेता। ये सारी सामग्री सिर्फ जानकारी और बातचीत के मकसद से बनाई जाती है। इसे किसी तरह की सलाह या पक्की जानकारी के रूप में न लिया। द साउथ टाइम्स के वीडियो देखने या उस पर आने वाले दर्शक इस बात को मानते हैं और इस नियम से सहमत होते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी सिर्फ एक सोशल मीडिया पार्टी है जी। ग्राउंड लेवल काम करने में नहीं, वो सोशल मीडिया अच्छे से चलाएगी जी। MIM जो है वो सिर्फ एक लेक्चर पार्टी है। सिर्फ लोगों को बात करेंगे, ज़ोर से बात करेंगे, धर्म की आड़ में उकसाएंगे, जज्बाती बनाएंगे। जो अनएजुकेटेड जो युवा हैं उनको ज़्यादा जज्बाती बनाएंगे। सैयद मोइन, बेस्ट लेक्चरर अब्दुल सत्तार, कागज़ के टुकड़ों पर चलने वाले, अपना विकास करने वाले। स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं ज़ैद अहमद। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ डॉक्टर अर्शिया कौसर मौजूद है। डॉक्टर अर्शिया कौसर अभी इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी छोड़कर NCP पार्टी ज्वाइन किए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्यों कांग्रेस उन्होंने छोड़ा और बहुत सारे उनके वार्ड के जो मसाइल है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो अर्शिया मैम, सबसे पहले आपने कीमती वक्त दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि पहले आप कांग्रेस में थे और आप कांग्रेस से नगर सेवक भी रह चुके हैं, फिर उसके बाद आपने अभी हाल ही में कांग्रेस को छोड़ दिया और NCP अजीत पवार पार्टी ज्वाइन की, तो क्या वजह है इसकी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मेरे वाले साहब भी 20 साल से रह चुके हैं, वो नगर सेवक भी रहे हैं और मुझे काफ़ी तजुर्बा है उनके ज़रिए भी, और मैं ख़ुद भी रह चुकी हूँ। और 5 साल जो मैंने कांग्रेस के 74 नगर सेवक के साथ जो मैंने एक तजुर्बा हासिल किया है उनके साथ रहकर, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के जितने हैं, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं, बहुत सारे ऐसे नगर सेवक हैं जो सिर्फ अपना विकास करना जानते हैं, जनता का नहीं। और दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, आखिरकार डेवलपमेंट हुआ है मगर जितना तेज़ी से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। 2008 में गुर्दागद्दी का आया था बजट, क्या हुआ है? रोड कंस्ट्रक्शन, रोड वाइडनिंग का हुआ था, कहाँ रोड बने? आज भी ईदगाह कमान रोड आज हमारी वैसी ही है, खस्ता हाल में है। फ्लाईओवर्स कहाँ बने हैं? बजट आया था, वाटर फैसिलिटीज़ के लिए आया था, सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट के लिए आया था, आज भी गंदगी लोगों के घरों में आती है। हमारे एयरपोर्ट के अपग्रेड के लिए आया था, हमारे रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए आया था, आज भी हमारा नांदेड़ वही है। 1500 CR का बजट आया था स्टेट और सेंट्रल का, मगर वो उसका कहाँ इस्तेमाल हुआ है? नांदेड़ को हम क्या नहीं कर सकते थे? उस वक्त सेंट्रल में भी हमारी कांग्रेस सरकार थी और स्टेट में भी कांग्रेस सरकार थी, और यहाँ तक कि यहाँ आमदार भी जो है उत्तर से कांग्रेस के ही थे, और माननीय अशोक राव जी चौहान साहब वो भी थे। मगर यहाँ किसकी गलती है मैं ये नहीं कहूँगी, मगर महानगर पालिका में भी तो कांग्रेस ही थी। क्या हुआ है उस वक्त? कुछ भी नहीं हुआ है। ये मुझे हमेशा से ये एक मसला सताता था। और दूसरा, जब मैंने अपने हालात में देखा है तो जब भी मैं आवाज़ उठाती थी तो बहुत से लोग जो है कांग्रेस के ही नगर सेवक रोकने की कोशिश करते थे। तो मुझे लगा कि मेरा मकसद ये नहीं कि मैं एक स्पेसिफिक पार्टी में जाऊं। मेरा मकसद राजनीति में आने का, लोगों की समाज सेवा करने का मकसद ये है कि मैं लोगों की समाज सेवा कर सकूं। मुझे एक ऐसा रास्ता मिले जहां मैं लोगों की विकास कर सकूं, उनका डेवलपमेंट कर सकूं, उनकी शिक्षा में, उनके स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में। तो आज मैंने वही सोचकर जो है NCP को मैंने ज्वाइन किया है। जी, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि नगर सेवक है या फिर कांग्रेस की लीडर्स है, उन तमाम की गलतियों की वजह से, उन तमाम की रोक की वजह से आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप पिछले कई सालों से शायद कॉर्पोरेटर भी रहे। आई थिंक पिछला टर्म आपका फर्स्ट टर्म था। तो उस आपके टर्म में आपने आपके वार्ड के लिए, आपके एरिया के लिए क्या क्या विकास किए, काम किए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारी कोशिशें की थी और आधे काम हुए हैं और आधे लॉकडाउन की वजह से नहीं हुए हैं। मेरा पहला जो विषय था जब मैंने महानगर पालिका में आवाज़ उठाई थी वो था बच्चों के स्कूल को लेकर। एक स्कूल को तामीर करवाना था। महानगर पालिका का स्कूल जो है किराए से था, तो स्कूल नंबर 13 था, तो उसको मुझे एक ऐसी जगह लाना था। महानगर पालिका का एक फंक्शन हॉल था जो बंद था, बहुत बुरी हालत में था, वहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल बनवाया है। आज बच्चे पढ़ते हैं, आज वो सब खुश हैं। और दूसरा है, मैंने औरतों की जो सोनोग्राफी होती है, काफ़ी गरीब महिलाएं होती हैं, वो सोनोग्राफी उतना प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सोनोग्राफी के लिए आवाज़ उठाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह महानगर पालिका के जो हैदराबाद हॉस्पिटल है वहाँ पर सोनोग्राफी मशीन अवेलेबल है
और तीसरा है NICU। यहाँ पर जो है लोग बच्चों के लिए विष्णुपुरी जाते हैं, बच्चा जब सीरियस होता है डिलीवरी के बाद, तो ये मसला बहुत सारी ख़वातीन मेरे पास लेकर आती थी। तो मैंने NICU के लिए आवाज़ उठाया, महापालिका के पास बजट नहीं था, तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट से मैंने मांगी थी, जब BJP सरकार थी, मैंने इतनी आवाज़ उठाई और उसका बजट आया था। और बजट आया और NICU वो नांदेड़ में यहाँ नहीं हुआ, उसको खामोशी से बाद में वो एक अलग मसला है, उसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया। मगर मुझे खुशी है कि NICU मैंने नांदेड़ में कहीं ना कहीं तो लेकर आया है और बहुत सारे काम किए हैं, शायद मुझे याद भी नहीं है गिन गिन कर भी। और मैंने सोशल वर्क भी काफ़ी किया है। वुमेंस डे के तौर पर कई महिलाओं की कला का कंपटीशन रखा है, कुकिंग कंपटीशन रखा है, कई कैंप्स लिए हैं, हमारे कैटरेक्ट जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वो कैंप्स लिए हैं, बहुत सारे ऐसे जो है मैंने काम किए हैं। और एक अहम जो मेरा काम था वो एक कला सेंटर को लेकर था, जैसे औरतों में कला होती है, सिलाई मशीन हो, ब्यूटी पार्लर हो, उसके लिए मैंने बजट निकाला था, मगर वो फ़ाइल जो है म्यूनसिपल में मुझे नहीं मिली। अच्छा। क्या वो चोरी हुई या गायब हुई ये मुझे नहीं पता। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे काम किए हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं अपना हर एक काम गिन गिन कर बताऊं। जो अहम काम है वो मैंने आपको बताया है। आपने आपके जो कार्यकाल था आपने उसके काम बताए हैं, लेकिन एक बड़ा जो आपके जो वार्ड का जो इशू है, जो समस्या है, वो ये है कि जब भी बाढ़ आती है नांदेड़ में, जब बरसात का मौसम होता है तो पूरे नांदेड़ में बाढ़ आती है और आपका जो एरिया है पाकीज़ा नगर और अतराफ़ के बहुत सारे एरिया है वो इस बाढ़ में डूब जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि हर बार बाढ़ आती है, हर बार वही हाल होता है, बाढ़ में घरा डूबते हैं, फिर बाढ़ ख़त्म हो जाती है और वही हाल होता है, उसका कोई ठोस काम नहीं होता है, कोई कंप्लीट वर्क नहीं होता है, क्योंकि हर साल पब्लिक को वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो क्या लगता है आपको इसका क्या वजह है और इसका क्या सोल्यूशन क्या निकल सकता है? पाकीज़ा नगर जो है वार्ड प्रभाग में है जी। और मेरा जो सेक्शन है वो उमर कॉलोनी है, प्रभाग क है। पाकीज़ा नगर के जो नगर सेवक है जो 25 साल से रहते आए हैं, वो जो है महापौर रह चुके हैं, वो सभागृह नेता रह चुके हैं, विपक्षी नेता रह चुके हैं, और गुर्ता गद्दी जब आया था बजट उसके दौर में वो सभापति भी रह चुके हैं, सभापति जी। तो चाहते तो वो सैनिटेशन के लिए बजट यूज़ कर सकते थे, चाहते तो वो वाटर फैसिलिटी के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के रोड वाइडनिंग के लिए वो बजट यूज़ कर सकते थे जी। उन्होंने उस वक्त वो नहीं किया है। और क्यों नहीं किया है वो जाने और अवाम जाने, उनके ताल्लुकात जाने। मगर मैंने बहुत कोशिश की है, जो वहाँ पर दबकपुल नाला था उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मैंने लेटर्स अपने प्रस्ताव मैंने म्यूनसिपल में रखे हैं, मगर मेरी बात को इग्नोर किया जाता था, क्योंकि म्यूनसिपल में जो ओहदे पर होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, उनकी बात को काफ़ी अहमियत दी जाती है। जो न्यू नगर सेवक आते हैं उन्हें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। मगर मेरी पूरी कोशिश है कि जो पाकीज़ा नगर में मेरा खुद क्लिनिक था, वहाँ जब भी पानी थोड़ा आता था मेरे क्लिनिक के एकदम लेवल में आ जाता था, तो मुझे काफ़ी बुरा लगता था, क्योंकि मेरा तो क्लिनिक है लेकिन यहाँ पर तो रहने वाले लोग हैं, गरीब हैं। तो इसके लिए जो है ये सबसे बड़ा मेरा एक मसला था कांग्रेस को लेकर, कि वो जो है माइनॉरिटीज़, जो गरीब मुस्लिम समाज के जो एरिया है वहाँ पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं, वहाँ पर वो बजट की बात, निधि की बात क्यों नहीं करते हैं, और अगर निधि भी देते हैं तो उसका फिर वो जायज़ा क्यों नहीं करते कि कहाँ वो यूज़ हो रहा है, कौन उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लोग उसे खुद के विकास के लिए कर रहे हैं या जनता की तरक्की के लिए कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ जो ये मसला है तो वो तो हमने हमारे माननीय चिखलीकर साहब के पास ये रखे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में म्यूनसिपल के बाद सबसे पहला हमारा मुद्दा ड्रेनेज सिस्टम, स्वच्छता को लेकर होगा। जी। एक चीज़ हमारे सामने है कि हम नांदेड़ को देखेंगे, नांदेड़ में 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक ओल्ड सिटी और दूसरा न्यू सिटी। तो अगर हम ओल्ड सिटी का देखेंगे, यहाँ पर डेवलपमेंट 0% है, और वहीं हम न्यू सिटी में चले जाएंगे, वहाँ पर पार्क है, रोड्स बहुत अच्छी है और बहुत डेवलप एरिया है, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड है, और सुबह सैर व तफरी के लिए भी वहाँ पर अच्छे खासे पार्क बने हुए। लेकिन वहीं आप ओल्ड सिटी में आ जाए, यहाँ पर हर जगह आपको रोड ख़राब मिलेंगी, ड्रेनेज सिस्टम ख़राब मिलेगा, नालियों से पानी बहता मिलेगा, कचरा और हर चीज़ यहाँ पर मतलब पब्लिक की सुविधा के लिए कोई चीज़ यहाँ पर बराबर नहीं है। और आपका भी जो वार्ड है वहाँ पर भी तकरीबन डेवलपमेंट 0%। तो इसकी क्या वजह लगती है आपको? इसकी वजह तो वही बता सकते हैं जो ओल्ड नगर सेवक हैं, जो 25 से 30 साल से चुन के आ रहे हैं। आप जानते हैं सीनियर्स लीडर्स जिनको कांग्रेस ने हमेशा जो है थपथपा कर रखे हैं, और उन्होंने जो है इतने साल में वहाँ पर क्या काम किए हैं। मैं तो अभी 5 साल में ही की हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितना करना था मैंने उतनी कोशिश की है। और हम नहीं कह सकते कि लोगों की मंशा क्या है, लोगों की विचारधारा क्या है जो चुनकर आते हैं। ओल्ड सिटी तो हमारी बहुत बुरी है, बहुत बुरा लगता है हमें।
क्या सिर्फ जनता को नहीं, सबसे ज़्यादा तो हमें बुरा लगता है कि कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। देगलूर नाके पर कितने होते हैं, वहाँ पर इतनी आबादी है, आज भी वहाँ वैसा ही हाल है। लोगों के घरों में कितना पानी जाता है, गिलाजत जाती है, पाकिस्तान नगर हो, इकबाल नगर हो या फिर मौसम्बी का मल्ला हो, वहाँ के एरिए बहुत बदतरीन एकदम खस्ता हालत में हैं। तो हम जो है ऐसे लोगों को हटाना चाहते हैं जो ओल्ड नगर सेवक हैं, अपनी ओल्ड विचारधारा के हैं, और हम एक न्यू जनरेशन को, एक युवा पीढ़ी को लाना चाहते हैं एनसीपी के थ्रू, ताकि वो डेवलप कर सकें। जी, अभी आप बताएं कि आप जो है ये ओल्ड जो नगर सेवक है जो पिछले 25 से 30 सालों से जीत के आ रहे हैं, आप उनको हटाना चाहते हैं। लेकिन हम देखेंगे पब्लिक जो हमारी जनता है, जो हमारी अवाम है, वो हर साल जो इलेक्शन आते हैं, हर 5 साल में एक बार इलेक्शन आते हैं, उनको समस्या बहुत सारी फेस करना पड़ता है। लेकिन फिर इलेक्शन के एंड मोमेंट पर वो लोग उन्हीं लोगों को वोट देते हैं। इनका एक दबदबा बने हुआ है, एक पावर बना हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि पब्लिक को जब बार बार समस्या होती है और पब्लिक फिर से इनको वोट क्यों देती है, क्या वजह है इसकी? देखिए, पब्लिक इनको देखकर वोट नहीं देती थी। अभी तक जितना मुझे तजुर्बा है, पब्लिक माननीय अशोक राव जी चौहान साहब को देखकर वोट देती थी, क्योंकि लोगों का यकीन अशोक राव जी चौहान साहब पर था, क्योंकि वो डेवलपमेंट करते थे, ज़्यादा तो नहीं मगर थोड़ा तो करते थे, और यहाँ पर दंगे फसाद भी नहीं हुए थे। तो लोगों को वो लगता था कि हमारे जो सीनियर लीडर है अशोक राव जी चौहान साहब, चलो वो तो हैं हमारे ऊपर, ये ना भी रहें तो मगर वो तो हैं, एक सपोर्ट। और दूसरा है, जहाँ मुझे अवाम के ज़रिए पता चला कि वोटिंग से पहले जो है काफ़ी डराया जाता है जनता को। कौन डराते हैं मैं नाम नहीं बोलूँगी, मगर डराया जाता है कि बिजली बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे और फलां। अच्छा। तो गरीब आवाम जो है, एक तो वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती, वो कहाँ जो है फेस कर सकेगी ऐसे सीनियर्स नेताओं को, तो वो डर कर जो है मतदान उन्हें दे देती है। आपने अभी अशोक चौहान का नाम लिया है, तो हम देखेंगे कि अशोक चौहान जो है वो महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं। अब उनके नेतृत्व में हम देखेंगे कि ओल्ड सिटी पहले वही था और आज भी वही है, न्यू सिटी एकदम डेवलप है। जब आपने इनका नाम लिया है तब वो एक सीएम भी रह चुके हैं, एक सीएम भी रह चुके हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं काम किया फिर ओल्ड सिटी के ऊपर? ओल्ड सिटी का उन्होंने जितना करना था बिल्कुल भी नहीं किया है, सीएम रहकर भी नहीं किया है। जो बजट आया था महानगर पालिका में उसका कहाँ यूज़ हुआ है, उसका सर्वे भी नहीं हुआ है, कितना होना चाहिए था। ये वहाँ पर इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई है। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ज़ीरो डेवलपमेंट हुआ है, नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत बुरा हालात थे। टीपू सुल्तान रोड बिल्कुल भी नहीं थी, देगलूना का हैदरबाग जो रोड है, मालटेकरी रोड, वो भी दुरुस्त हुई है, मगर बहुत सारे काम रहने बाकी है। सिर्फ 10% हुआ है, 90% काम जो है नहीं हुआ है, जो माननीय अशोक राव जी चौहान साहब को करना चाहिए था। अभी जैसा कि आपने ये बताया कि ये जो नगर सेवक है, जो पुराने नगर सेवक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो पिछले 25 से 30 सालों जीत कर आ रहे हैं, लेकिन उनके ही वार्ड में आप देखेंगे वहाँ पर एजुकेशन के नाम पर 0% एजुकेशन है। क्योंकि आप एक डॉक्टर है, क्योंकि आपका फोकस भी एजुकेशन पे ज़्यादा रहेगा शायद, तो एजुकेशन वहाँ पर 0% है। बच्चों के लिए सही से कोई प्लेग्राउंड नहीं है, कोई स्कूल्स नहीं है। तो ये जो नगर सेवक है, तो ये लोग क्या करते हैं? आप इनके साथ ही काम किए हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में आप बताइए कि ये लोग पब्लिक के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्यों काम नहीं करते? देखिए, इनके सामने यहाँ पर गार्डन का भी बजट रखा गया था, इन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। इनके सामने यहाँ पर युवाओं के लिए स्विमिंग पूल का भी प्रस्ताव रखा गया था, इन्होंने उसको भी नज़रअंदाज कर दिया। इनके सामने यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल जो है हमारे महापालिका के सामने, वो भी यहाँ पर हैदरबाग महापालिका हॉस्पिटल की जगह लाने का प्रस्ताव रखा गया था, इन्होंने उसको भी नज़रअंदाज कर दिया। तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि ये हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे एजुकेशन की फील्ड में? अभी जैसे 2-3 महीने में महापालिका इलेक्शन है, लेकिन हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर MIM भी स्ट्रांग है, वंचित बहुजन आघाड़ी भी स्ट्रांग है और कांग्रेस भी स्ट्रांग है। तो इन तमाम तीनों पार्टी के रहते हुए आप NCP को कैसे यहाँ पर फेस करेंगे और NCP के कैसे ज़्यादा सीट्स लेकर आएंगे? वंचित, MIM और कांग्रेस स्ट्रांग। जी हाँ, वंचित बहुजन आघाड़ी सिर्फ एक सोशल मीडिया पार्टी है जी, ग्राउंड लेवल काम करने में नहीं, वो सोशल मीडिया अच्छे से चलाएगी जी। MIM जो है वो एक सिर्फ एक लेक्चर पार्टी है जी, भाषण, सिर्फ लेक्चरर्स हैं उसमें, सिर्फ लोगों को बात करेंगे, ज़ोर से बात करेंगे, धर्म की आड़ में उकसाएंगे, जज्बाती बनाएंगे, जो अनएजुकेटेड जो युवा हैं उनको ज़्यादा जज्बाती बनाएंगे। तो ये 2 पार्टियां स्ट्रांग तो बिल्कुल भी नहीं है जी। और कांग्रेस की जहां बात है, तो कांग्रेस में जो लोग हैं, जो ओल्ड नेता हैं, उन्होंने इसको जो है दीमक बनकर इस पार्टी को खा लिया है। महाराष्ट्र की हद तक तो बिल्कुल पूरी तरह से,
और नांदेड़ की राजनीति की बात करेंगे कांग्रेस की, तो नांदेड़ में कांग्रेस पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ 5 से 10% बाकी है। जी। और ख़त्म करने वाले भी कांग्रेस के ही लोग हैं, क्योंकि अपोजिशन में कोई भी नहीं है, अंदर के ही लोग हैं जिनको पार्टी ने जो है हमेशा ओहदों पर रखा है, बुलंद ओहदों पर फाइज रखा है। जी। तो ये तीनों पार्टियां वीक हैं, स्ट्रांग नहीं हैं, तो इनकी कमज़ोरी देखकर ही हमने जो है कांग्रेस को छोड़ा है। अच्छा, जैसे कि आप खुद कांग्रेस में थे और पिछली बार हम जब देखेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस बहुत ज़्यादा लीड में थी, महापौर भी कांग्रेस का था, माजी महापौर जो डिप्टी मेयर जो था वो भी कांग्रेस का था, लेकिन अब अशोक चौहान कांग्रेस चले गए, वो बीजेपी में ज्वाइन किए, और ये भी कहा जाता है कि अशोक चौहान जो है वो नांदेड़ किंग माने जाते हैं पॉलिटिक्स में। तो क्या लगता है आपको कि अभी जो है पूरे इलेक्शन में महानगर पालिका इलेक्शन में कांग्रेस की कितनी सीट आ सकते हैं? कांग्रेस के मोस्टली भी आएंगे तो 5 to 8 आएंगे, जी। नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे, 5 to 8 आएंगे, वो भी नॉन मुस्लिम एरिया में। मुस्लिम एरिया में एक भी सीट नहीं आएगी कांग्रेस की। क्या रीज़न हो सकता है इसका? यहाँ की ओल्ड नगर सेवक की ओल्ड विचारधारा, ओल्ड उनका विकास वही है, क्योंकि लोगों ने अभी 3 बार सैलाब में तकलीफ़ें झेले हैं, आज वो खामोश है, लोगों ने तकलीफ़ बर्दाश्त की है, जाने भी गई हैं, लोगों ने अपने औलाद को भी खोया है, अपनी ज़रूरतों को खोया है, अपनी माशी हालत को खोया है, अपनी रोज़ी रोटी को खोया है। अब वो जो है मतदान के दिन बताएंगे कि कौन उनके नेता हैं, कौन उनके असल समाज सेवक हैं, कौन सी उनकी पार्टी है जो उनका विकास करेगी। जैसे कि एनसीपी यहाँ पर है, और अगर आपकी यहाँ पर ज़्यादा सीट्स आते हैं, यहाँ पर आपका मेयर बनता है या फिर ज़्यादा आप लीड में रहते हैं, तो नांदेड़ के डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या क्या प्लान्स है? सबसे पहले तो रोड कंस्ट्रक्शन और उसकी वाइडनिंग, और दूसरा है ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटेशन, एम्पावरमेंट करना है, वाटर फैसिलिटी करना है। आज भी लोगों को काफ़ी गंदा पानी आता है, पानी की सहूलत नहीं है। पाकिज़ा नगर जो है या मौसमी का मल्ला हो, आज भी वहाँ पर लोगों को पानी बहुत मुश्किल से आता है। और दूसरा है यहाँ ग्रीन नांदेड़ बनाना है स्वच्छता के तौर पर। और मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह मेट्रो सिटीज़ में जो डस्टबिन होते हैं 240 लीटर्स के, वो काफ़ी अहम है यहाँ पर, क्योंकि जितना कचरा होता है उसकी वजह से जो है एक ड्रेनेज का जो है आउटलेट बंद होता है, तो डस्टबिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट। तो डस्टबिन इंशाल्लाह पूरे नांदेड़ में हम रखेंगे म्यूनसिपल के थ्रू। और दूसरा है एयरपोर्ट को अपग्रेड तो करेंगे हम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, और लाइब्रेरीज़ को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा हर वार्ड में, हर प्रभाग में जो है बनाना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे उधर जाते हैं, भाग्यनगर साइड, आनंद नगर साइड जाते हैं, तो माइनॉरिटीज़, गरीब समाज, इधर भी एरिया में हम लाइब्रेरीज़ बनाना चाहेंगे। जी। एक सवाल ये है कि पूरे महाराष्ट्र में जो आपकी सरकार है, अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, ये तीनों के अलायंस के साथ सरकार बनी हुई है। तो अभी यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम जो एरियाज़ है, उनका ये कहना है, मुस्लिम लोगों का ये कहना है कि एनसीपी को अगर हम वोट देते हैं तो सीधा सीधा ये है कि बीजेपी को वोट दे, और मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है, ये आपको ही पता है। तो आप कैसे वोट अपना ले, मुसलमान लोगों का आप वोट कैसे लेंगे, क्या मांग कर लेंगे? ये जो जहन बना हुआ है कि एनसीपी को वोट देना, बीजेपी को वोट देना, ये एक पॉलिटिकल लोगों की मानसिकता है, और ये उन्होंने जो है ये इस बात को फैलाया है। देखिए, ये जो युति होती है, ये जो एग्रीमेंट होता है, ये किस बुनियाद पर है? एनसीपी अजित पवार ने किस बुनियाद पर युति की है? विकास की बुनियाद पर की है, अमन व सलामती की बुनियाद पर की है, लोगों के डेवलपमेंट, लोगों की सुरक्षा के तौर पर इसे युति की है। और जहाँ हम मुस्लिम समाज की बात करेंगे तो हम जो है एक्चुअल मैं भी जो है बीजेपी की विचारधारा, जो धार्मिक विचारधारा है, उसके मैं कट्टर विरोधी हूँ, और मैं हमेशा कट्टर विरोधी रहूँगी, क्योंकि हम अमन व सलामती चाहते हैं, हर धर्म में चाहते हैं, हर सोसाइटीज़ में चाहते हैं। और हमारा जो दीन है, हमारी अगर तारीख़ की बात करेंगे तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सुलहनामे किए हैं, यहूदियों के साथ किए हैं, बनु नज़ीर, बनु खुरैज़ा के साथ किए हैं, जबकि यहूदी तो सबसे कट्टर मुस्लिम हैं। और हम सुलहनामा तबूक का भी देख सकते हैं, जंग तबूक का, सुलह हुदैबिया भी हम सब जानते हैं कि मक्का की दहलीज़ पर हमने सुलहनामे किए थे, वापस चले गए थे हम। तो ये जो है ये सुलहनामे क्यों हुए हैं यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ क्यों हुए हैं? ये सुलहनामे हुए हैं अमन व सलामती के लिए, तरक्की के लिए, हिफाजत के लिए, हर मुल्क की हिफाजत के लिए, हर समाज की हिफाजत के लिए। तो आज भी ये जो एनसीपी अजित पवार है, ये हर कौम की हिफाजत के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हर सोसाइटीज़ की हिफाजत के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है ये एक युति की है एनसीपी। हाँ, इसकी कट्टर विरोधी, अगर कोई बीजेपी का अगर कोई बात करता है या फिर हमारी ही पार्टी की अगर कोई बात करते हैं कट्टर विरोधी, जिससे नफरत फैले, जिससे दहशत फैले, हम उसका विरोध करेंगे, बिल्कुल खड़े रहेंगे, आवाज़ उठाएंगे।
और हम जो हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहते हैं? बिकॉज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्स इक्वालिटी, बिकॉज मोहम्मद सल्लम लव्स ह्यूमैनिटी, बिकॉज मोहम्मद सल्लम लव्स पीसफुलनेस इन ऑल सोसाइटीज़ एंड रिलीजन्स, बिकॉज मोहम्मद सल्लम लव्स विजडम। इसलिए हम कहते हैं ना, तो क्योंकि हमें ह्यूमैनिटी इक्वालिटी पसंद है। जैसे कि आपने बताया कि आपको इक्वलिटी पसंद है, लेकिन आपके जो लीडर है एनसीपी के जो विधायक है संग्राम जगताप, वो आए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ या मुसलमान धर्म इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सारे बातें कहते हैं, बुरा बुरा कहते हैं, लेकिन एनसीपी ने, अजीत पवार ने आज तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, उन्हें नोटिस भेजा गया है जी, क्योंकि जीशान सिद्दीकी के थ्रू भी पता हुई है, और ख़ुद जो है न्यूज़ चैनल्स ने उनसे खुद पूछा है संग्राम जगताप से, तो वो जो है डर कर वापस चले गए। उन्हें नोटिस अजीत पवार से मिला है और उस नोटिस में शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उनसे बात हुई है, इसलिए वो जो काफ़ी डरे हुए हैं। और उन्होंने ही नहीं बल्कि हम सब उनकी उस बात से आवाज़ उठाएंगे। ऐसा नहीं कि हम पार्टी छोड़ देंगे, हम उन्हें हटाने की बात करेंगे। और आगे भी अगर हमारी पार्टी में, एनसीपी पार्टी में, अगर कोई बीजेपी विचारधारा के अगर कोई ऐसी बात करते हैं जिससे नफरत फैले, दहशत फैले, तो हम आवाज़ उठाएंगे और उन्हें पार्टी से साफ करने की कोशिश करेंगे। जी। एक सवाल जो है नांदेड़ की जनता में बहुत कंफ्यूज है जनता यहाँ की, क्योंकि लोग जहन में सवाल आ रहा है कि जैसा कि पूरे महाराष्ट्र में आपकी युति की सरकार है, महायुति है, अगर नांदेड़ के लोकल इलेक्शन में भी आप बीजेपी के साथ अलाइंस करते हैं, तो क्या फिर ये अलाइंस पॉसिबल है, या फिर आप अगर अलाइंस कर लेंगे तो फिर मुसलमान तो आपको वोट नहीं देंगे? तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, युति हो या ना हो, आज हम सिर्फ और सिर्फ हर समाज में, ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि हर एक समाज में तरक्की चाहते हैं, अमन व सलामती चाहते हैं, उनका डेवलपमेंट चाहते हैं। हाँ, और हम इसी बुनियाद पर महाराष्ट्र लेवल पर युति है हमारी। और आज हर महिला, आप खुद देखते हैं कि हमारी जो मुस्लिम महिलाएं हर महीना लाड़की बहन योजना के पैसों का इंतज़ार करती हैं एक उम्मीद के साथ। आज हर कोई मजबूर है, इसका फ़ायदा उठाते हैं। आज लेक लड़की योजना है, आज मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना, क्या ये सिर्फ एक धर्म के लिए है? क्या ये सिर्फ एक समाज के लिए है? आज इसका फ़ायदा हर समाज उठा रहा है और बहुत खुशी से, एक उम्मीद के साथ उठा रहा है। मातृवंदना योजना है, हर एक माँ इसका फ़ायदा उठा रही है। क्या सिर्फ एक समाज के उठा रहे हैं? नहीं, हम भी तो उठा रहे हैं। फिर हम मतदान करते वक्त ये क्यों सोचते हैं? हाँ, अगर कोई दहशत नफरत की बात करता है तो हम उसका विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम बीजेपी का विरोध करते हैं उनकी इस सोच का, मगर जहाँ अजीत पवार साहब ऐसी योजनाएं हर समाज के लिए ला रहे हैं, तो हमें तो उनके साथ में खड़े होना चाहिए। जी। अगर यहाँ पर अलाइंस होता है तो फिर आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, अलायंस होता है तो हमारी मांगे रहेंगी, शर्तें रहेंगी कि नांदेड़ में कभी दंगे फसादात ना हो, नांदेड़ में कभी धार्मिक मुद्दों की बात ना हो, नांदेड़ में एकता रहे, सेक्युलरिज्म रहे, यकसानियत रहे, यकजहती, मोहब्बत रहे, अमन व सलामती रहे, और हर समाज में तरक्की रहे। लोगों के घरों में जितना पानी आया उसके लिए निधि ज़्यादा से ज़्यादा बजट लाया जाए, जिस तरह 2008 में आया था उससे कई ज़्यादा यहाँ पर नांदेड़ के डेवलपमेंट के लिए लाया जाए, और इस नांदेड़ शहर को जो है एक मेट्रो सिटी के लेवल तक पहुँचाया जाए। एक थोड़ा मजहबी सवाल मैं आपसे करूँगा, क्योंकि आप एक लेडीज़ है, ख़वातीन है, आप एक मुसलमान हैं और आप पॉलिटिक्स में भी है, लेकिन मुसलमानों में ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में ख़वातीन का आना थोड़ा सा वो लोग ऑड मानते हैं, बुरा मानते हैं, लेकिन आप पिछले कई सालों से पॉलिटिक्स में है और मुसलमान भी है, तो आप इन तमाम लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये जो है एक पहले की सोच थी, क्योंकि पहले हमारे बुज़ुर्गों को उतनी तालीम नहीं थी। जी। लेडीज़ का मर्तबा इस्लाम में बहुत बड़ा है, तालीम के फील्ड में हो, हर क्षेत्र में हो। और हमारी तारीख़ी जो इस्लामी जंगें हैं उसमें महिलाएं भी होती थी, ये आप भी जानते हैं। और एक अजीम शख्सियत के बारे में अगर मैं कहूँगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो है ख़वातीन के लिए मदरसे खोले और यहाँ तक कि जंग में लड़ने के लिए सेंटर्स भी खोले थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आधी फ़ौज मेरी ख़वातीन की रहे। मगर बाद में ऐसे हुआ कि उनकी फ़ौज बढ़ेगी, तो वो यहूदियों की प्लानिंग थी और उन्होंने ये एक फतवा जारी किया कि एक भेस बदल करके ख़वातीन को घर में रहना चाहिए, ये उनका कहना है। मगर इस्लाम ने हमेशा एक ख़ातून को, एक औरत को बड़ा मर्तबा दिया है, बुलंद मर्तबा दिया है। आज हम देखते हैं कि हमारे घर की कोई लेडीज़ बीमार होती है तो हम उसे लेडीज़ डॉक्टर के पास ले जाना चाहेंगे, मगर जब एक औरत घर के मसले से झुझकती है, अपनी बेरोज़गारी से, अपने कोई भी मसले से, घर के एक मसला नहीं होता है, तो वो किसके पास जाए? क्या गैर मर्द के पास जाए? क्या जेंट्स के पास अपनी आबीती सुनाए, अपना मसला सुनाए? तो लेडीज़ का सियासत में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र और ख़ुशी है कि हमारी एनसीपी अजीत पवार पार्टी में सना मलिक जैसी एक खातून है, और मैं चाहूँगी कि ऐसे कई सना मलिक आएँ। जी।
एक सवाल आपके वार्ड से ही है, क्योंकि हमने पिछले 2-3 दिन पहले ही देखा कि तकरीबन एक नल का जो इशू था आपके वार्ड में, तकरीबन 72 लोगों पे एफआईआर हुई थी उसकी वजह से। तो वो क्या है, क्या उसके पीछे बैकग्राउंड था, थोड़ा सा हमें बताइए। एफआईआर के बारे में मुझे उतना कुछ अंदाज़ा नहीं है, जी। मगर इतना कहूँगी कि ऐसा एक मसला नहीं है, बहुत सारे मसले हैं, ड्रेनेज सिस्टम को भी लेकर हैं। जी तो जिसका सर्वे होना चाहिए और जो इसके पीछे जो कसूरवार है जी उसे पकड़ना चाहिए। हम फिर से आपके वार्ड की तरफ ही आते हैं। अगर आप इस बार भी आपके वार्ड से कॉर्पोरेटर बन जाते हैं तो आप सबसे पहले कौन से मुद्दे उठाएंगे आपके वार्ड के? मैं अपने वार्ड के लिए सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान नगर, इकबाल नगर उधर देखूंगी। जी। वहाँ का सबसे पहले स्वच्छता, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि वो सबसे पहला मुद्दा है, अहम मुद्दा है जिसे हमें फौकियत देनी होगी। और दूसरा है वहाँ के रास्तों का, काफ़ी रास्ते जो है बहुत बुरी हालत में हैं, और ईदगाह कमांड रोड जो है उसको चौड़ी करने का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। ऑलरेडी देगलू नाके पर काफ़ी ट्रैफिक होती है, रोड एकदम कंजेस्टेड होने की वजह से। और लाइब्रेरी हम एक अच्छी बनाना चाहेंगे। मेरे वालिद साहब ने उमर कॉलोनी में एक लाइब्रेरी बनाई है, मगर आज वो शायद से उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अच्छे बनाने की, क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं। तो हम प्रभाग 12 में एक लाइब्रेरी बनाना चाहेंगे, और प्रभाग 11-12 के लिए इधर देगलू नाके साइड हम गार्डन का जो प्रस्ताव था, जो आज तक भी पेंडिंग है, हम गार्डन बनाना चाहेंगे। और इसके अलावा NICU जो है दूसरी जगह जो सेटअप हुआ है, हम वो देगलू नाके एरिया में जो है हॉस्पिटल में NICU लाना चाहेंगे। जी, आपने आपके वार्ड के बारे में, अगर आप जीतते हैं तो आपने बहुत सारे बातें बताई हैं कि आप कैसे डेवलप करेंगे, लेकिन एक तरफ हम देखेंगे कि आपके वार्ड में जो अपोजिशंस है, जो कांग्रेस के जो लीडर्स है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो इनके स्ट्रांग रहते हुए आप अपने आप को कैसे फेस करेंगे और आप कैसी अपनी जीत वहाँ पर दिलाएंगे? हमारे जो पोजीशन के है वो स्ट्रांग थे, है नहीं, जी क्योंकि जब तक कांग्रेस पार्टी में सब थे, जब तक वो, क्योंकि उन्हें सपोर्ट हम लोगों का ही था। जी अच्छा। उन्हें नॉन मुस्लिम का बिल्कुल भी नहीं, उन्हें सपोर्ट माइनॉरिटीज़ नगर सेवक का था। आज माइनॉरिटीज़ नगर सेवक ही जो है नाराज़ हैं, काफ़ी जो है हर पार्टी बदलने की बात कर रहे हैं। हम तो पार्टी बदल दिए हैं, क्योंकि ओल्ड नेताओं की लापरवाही की वजह से, उनकी मनमानी की वजह से। तो हमारी नज़र में तो वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। हाँ, गरीब लोग जो हैं जिनको वो डराते हैं, शायद वो सोचते होंगे, वो डरते होंगे, मगर हम ना डरते हैं और ना हम उन्हें कमज़ोर जो है मजबूत समझते हैं। वो हमारी नज़र में जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। जी हाँ, एक मेंटलिटी हमारे पास, मतलब बहुत सारे एरिया में ये बनी हुई है कि जो लड़कियां हैं उनको एजुकेशन में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। 10th-12th के बाद उनको पढ़ाई रोक दी जाती है। क्योंकि आप एक डॉक्टर है, आप महिला भी है, तो आप उन तमाम फैमिलीज़ के लिए, उन तमाम लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लड़कियों क्यों आगे बढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ाई में और आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो एक अहम बात यह है कि जब एक मर्द तालीम हासिल करता है तो वो घर की दहलीज तक ही रहता है, मगर जब एक औरत तालीम हासिल करती है तो कई नस्लों तक जो है इल्म को फैलाती है, उससे कई नस्लें जो है सुधर जाती हैं। तो आज एक लड़की का तालीमी याफ्ता होना और मैदानी लेवल पर आकर लोगों की खिदमत करना, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे समाज में, मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी सोच होगी कि 10वीं 12वीं पढ़ाएंगे। आज हर कोई अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आज बच्चे को जो है नीट की तैयारी प्रिपरेशन में लगा रहे हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और भी जो है महिलाएं, लड़कियां जो है UPSC MPSC के कंपटीशन में उतरे, गवर्नमेंट सर्विस के कंपटीशन में उतरे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पूरे नांदेड़ कॉर्पोरेटर्स में आपको सबसे पसंदीदा कॉर्पोरेटर्स कौन सा है? पसंदीदा कॉर्पोरेटर्स तो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली हैं। साबे चौर साहब भी हैं, क्योंकि वो समाजी खिदमत गुजार भी हैं, कि वो दिखावा नहीं करते हैं, खामोशी में लोगों के काम करते हैं। और सेकंड है मेरे वालिद साहब। अब ऐसे नहीं कि वो वालिद साहब है इसलिए, क्योंकि वालिद साहब ने मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी कि जब वो नगर सेवक थे तो उन्होंने 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए जो है प्राइस रखा था, और वो प्राइस उम्रा था, माँ बाप के साथ उम्रा। जी जी। अगर उनकी जगह कोई और भी नगर सेवक रखते थे तो वो मेरे फेवरेट होते थे। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अर्शिया कौसर, जो पिछले टर्म में कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं और अभी आने वाले इलेक्शन में वो NCP अजीत पवार के साथ, उनकी पार्टी के साथ इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो अर्शिया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अभी हम आपके साथ एक रैपिड फायर गेम खेलेंगे, जिसमें आपको एक लाइन में पॉलिटिकल, हम जो भी नाम लेंगे आपका, उसको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहला नाम प्रताप पाटिल चिखलीकर। एक रियल समाज सेवक।
संग्राम जगताप। दो चेहरे हैं, और अगर जब असली चेहरा आएगा तो फिर हमारी पार्टी फैसला करेगी उन्हें कहाँ रखना है। अजित पवार। विकास वाले नेता। सैयद मोइन। बेस्ट लेक्चरर। अब्दुल सत्तार। कागज़ के टुकड़ों पर चलने वाले, अपना विकास करने वाले। फारूक अहमद। ओनली सोशल मीडिया लीडर। जी। अब्दुल हबीब मौलाना, आपके वालिद साहब। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, जैसे अभी मैंने कहा है कि जो प्राइस ऐसा रख सकते हैं कि वालिदैन के साथ उम्रा, उनके लिए तो शायद कोई लफ्ज़ भी कम होगा। अब्दुल गफ़ार। सोशल मीडिया लीडर है। रविंद्र चौहान। ठीक नेता है। आखिरी नाम शमी अब्दुल्ला। खामोश लीडर है, समझ नहीं आता कि किधर उनके कदम हैं। जी। एक लास्ट नाम साबिर चाउश। बेहतरीन लीडर हैं, एक्टिव हैं और समाज की खिदमत के लिए कई रास्ते चुन रहे हैं। उम्मीद है उन्हें एक बेहतरीन रास्ता मिले, और अभी जो एनसीपी का रास्ता जो मिला है उसमें उन्हें कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ डॉक्टर अर्शिया कौसर, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमको नांदेड़ में आने वाले जो इलेक्शन है, महापालिका इलेक्शन है, उसके बारे में वो कैसी तैयारियां करेंगे और वार्ड का डेवलपमेंट कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर एनसीपी की अजित पवार का यहाँ पर लीडर ज़्यादा सीट्स आती है तो वो नांदेड़ को किस तरह डेवलपमेंट करेंगे, वो तमाम चीज़ें हम आज हमारे साथ उन्होंने डिस्कस की। अर्शिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। दोस्तों, मिलते हैं एक नया पॉडकास्ट साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।